कोई तो एहसास कर ले कि वो कहते हैं ना कि वफा के खूगर वफा करेंगे ये तय हुआ था, वतन की खातिर जिएंगे मरेंगे ये तय हुआ था, बवक्ते हिजरत जो कदम उठेंगे सुए मंजिल तो बीच रास्ते में ना दम लेंगे ये तय हुआ था। और मेरे भाई यहां पर नहीं बैठे हुए थे, नहीं बैठे हुए, वरना बोलती कि तमाम देरीना निस्बतों से गुरेज करके नए वतन को वतन कहेंगे ये तय हुआ था। चूरन नहीं बेचना था महाजर का। और किसी भी उलझनों में रहबरों की रजा से पहले, किसी भी उलझन में रहबरों की रजा से पहले अवाम से इज़्न आम लेंगे ये तय हुआ था। जिस वक्त वहां से हिजरत की थी ना, अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आए थे, हम लोग भी उसी में शामिल हैं। आपको, मुझे नहीं पता कि यहां पर कितने लोगों को उस दुख का एहसास है या नहीं है, जाहिर है जो है उनको वह एहसास होगा कि नानाबू ने दाल नहीं खाई थी क्योंकि उस घर में, उस आंगन में सौंधी सी दाल पक रही थी। और जिस वक्त वो अपना घर बार छोड़कर वहां से निकले थे कि चलो इस नए मुल्क में जाएंगे जहां पर हमें सब कुछ मिलेगा, लेकिन यहां आके पता चला कि ये तो मुल्क स्टार्ट ही नकली क्लेम और नकली जातों से शुरू हुआ था। कोई सिद्दीकी बन गया, कोई सैयद बन गया, कोई क्या बन गया। तो इस सही डायरेक्शन में इस मुल्क को ले जाएं। मुल्क हमारा है। और बारह वही बात है कि मुझे यहां पर बार बार कुछ तजदीद मोहब्बत करने की जरूरत नहीं है कि मैं बार बार जिक्र करूं कि मैं अपनी मुल्क के इदारों से, अपने मुल्क के शहरी, अपनी अफवाज पाकिस्तान से, स्पीकर साहब अभी कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो ना, तो मेरे में इतने गट्स हैं कि मैं इनके ऊपर चलने वाली गोली मैं अपनी छाती पर खा सकती हूं, मैं अपनी किसी भी उसको वो नहीं वो कर सकती। लेकिन बार बार तजदीद वफा की उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? मैं इस पाकिस्तान की शहरी हूं, मैं कहीं नहीं मैंने जाना, मैं यहां पर, लेकिन मुझे लोग डराते क्यों हैं? मैं बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोक के मैं बैठी हुई हूं। पिछले 25 दिन से जिस बंदे को देखो वो डरा रहा है। मैं इस मुल्क में नहीं रहती, क्या मुझे अपने मुल्क से प्यार नहीं है? एक ट्वीट कर दूं उसके ऊपर कहते हैं कि ये क्या कर दिया तुमने, तुम्हें अपना ख्याल नहीं है। कौन करेगा मुझे कुछ? अगर मैं अपना हक मांगने के लिए यहां पर मैं बोलती हूं, मुझे कहते हैं तुम बोलती हो, ये लगता है कि तुम पीटीआई के लिए बोल रही हो। मैं भाई, मेरी अपनी पार्टी है। अगर मैं अपने कहे की जिम्मेदार हूं, जो तुम लोगों ने समझा है, मैं उसकी जिम्मेदार नहीं हूं। ये कोई बात है? यहां पर कोई भी वो कर दे, आप यकीन नहीं करें, मैं सच में आपको बता रही हूं कि मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा। कि जिस वक्त ये हालात चल रहे थे और मैं अपनी एक दोस्त से मिलकर आ गई थी, क्योंकि ये सब चीजों से बालातर दोस्ती का रिश्ता होता है। जिस तरीके से मुझे डराया मेरे ही साथियों ने, पूरी रात में डरती रही कि खुदा जाने कौन लात मार के दरवाजा खोलकर अंदर आएगा। मैं घर में होती हूं, मैं वहां पर मैं परेशान हो रही होती हूं कि मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने रहे। ये कहां लेकर आ गए इस मुल्क को कि मैं यहां पर बैठकर हम लोग क्या करें? मैं अपनी का कलाई काटूं, क्या खून से लिख के दूं कि मैं मुहब्बे वतन हूं? मैं अपने किसी भी फौजी या किसी भी सिपाही के ऊपर मैं अपनी जान निसार कर सकती हूं, लेकिन बोलने का हक यहां पर बैठे हुए हर चीज उनसे क्यों जोड़ देते हैं कि अगर कोई हक की बात करो तो वहां पर वो कर दें। मेरा ताल्लुक बॉर्डर के इलाके से, वहां पर एफएफसी है खाद की। सर, ये तो एक बेसिक जरूरत है ना कि अगर कोई फैक्ट्री लगी है तो आपने वहां पर कोई फिल्टर प्लांट लगाना है कि पानी अंदर ना जाए, वो पानी जहरीला ना हो। मेरे घर के 6 लोग कैंसर से इंतकाल हुए, 7वां अभी पेशावर में एड़ियां रगड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन जिस वक्त मैं यहां पर आई थी मैंने कहा अच्छा मैं ये इशू उठाऊंगी। किसी ने कहा चुप, इसके बारे में नहीं बोलना। तो इसके बारे में क्यों ना बोलूं? ये तो एक मैं क्या कह रही हूं? मैं तो ये कह रही हूं कि भाई वहां पर कोई अस्पताल होना चाहिए, वहां पर कोई फिल्टर प्लांट होना चाहिए था कि लोग मरे ना, कि 99.9% जिगर की बीमारियां, हेपेटाइटिस वहां पर ना हो, जो कि बढ़ के आगे जिगर का कैंसर बनता है। मैं क्यों नहीं बोल सकती? आप मुझे बताएं। पाकिस्तान की शहरी हूं ना, आइन मुझे हक देता है बात करने का। मैं किसी पे कीचड़ तो नहीं उछाल रही, मैं किसी पे उंगली तो नहीं उठा रही, मैं क्यों नहीं बोल सकती? अब यकीन नहीं करें, अभी भी वहां पर बैठी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, बार बार पानी पी रही थी कि मेरा कोई ब्लड प्रेशर या वो काबू में रहे, कि यहां पर आके बैठ के मैं यहां खड़ी होकर मैं चीखना ना शुरू कर दूं। मेरा मुल्क है, मुझे अपने मुल्क से प्यार है, मुझे अपने मुल्क के
हर बाशिंदे, हर आवाम जो एक बेचारा जो बच्चों के लिए मजदूरी कर रहे हैं ना, ये आटे की बोरी कंधे पे उठा के ये जो जूड़िया बाजार में चले जाए, जो बूढ़े बूढ़े वजन उठाते हैं, मुझे उससे भी प्यार है। लेकिन आप मुझे बताएं मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बताएं मैं क्या करूं कि मुझे यहां पर ये मुझे डराए ना। 25 दिन से डराया हुआ इन लोगों ने, हर किसी को डराया हुआ है। फोन पे बात करती, रखो फोन, फोन पे बात नहीं करो। अरे फोन पे बात ना करूं तो क्या करूं मैं, क्या किसी से बात नहीं कर सकती? तो मैं यहां पर कहना चाहती हूं कि भाई मुहब्बा वतन है। मेरी पार्टी को तो इन सब लोगों ने बोला ना कि तुम लोग तो उनकी गोद में बैठे हुए हो, तुम लोग तो प्रो फेडरेशन हो। हमने तो कुछ नहीं बोला, तो कम से कम खुदा के वास्ते ना डराए मुझे। मैं अकेली, मेरे बच्चे हैं, मत डराए मुझे। अगर मैं बैठकर ऐसी कोई ट्वीट कर देती हूं या कोई बात मैं कर देती हूं तो उसका मतलब इस्लाह होता है। ये नहीं मैंने बोला कि पता नहीं, अब तो बोलने को भी दिल नहीं करता इनको। तो स्पीकर साहब, जहां मुल्क की हालत है, चलें ठीक है, रोटी, बिजली, गैस, सबकी परेशानी सह लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं एसी चलाएगा ना कोई, 2 कमरों में चलते था, 1 कमरों में सब बच्चे, सब लोग सोएंगे, एक वक्त की 1 रोटी खा लेंगे। बाहर से जो कभी कुछ कर लेते थे नहीं करेंगे, वो कोई घूमना फिरना होगा तो एक गाड़ी में ऊपर नीचे होके बैठ जाएंगे। लेकिन डराए मत प्लीज, ये खौफ की फिजा कायम ना करें। उसको ये करना, पीटीआई की बात आप करें तो पीटीआई को भी देखें। यहां पर बैठे लोग कहते हैं कि वो लाए गए हैं, तो ले आओ ना उनको जो लेकर आए हैं, क्यों छोड़ा हुआ है उनको? नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। आप मीरपुर खास के हालात सही करें, वो सामने देखें, स्पीकर साहब नजर आ रहे हैं, तो उससे क्या कहते हैं, तो सर फिर कटहरे में लेकर आ जाए ना। अभी एक इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी बन गई, जिनके बारे में अब कह रहे हैं कि हम मिलकर पाकिस्तान को इस्तेहकाम और दवाम बख्शेंगे। मैंने तो यही सुना था कि इन्होंने कहा था वो एटीएम है, मैंने तो यही सुना था कि ओन चौधरी ड्रग डीलर है, मैंने तो यही सुना था फवाद चौधरी लोटा है, अलीम खान बिल्डर माफिया है, जमीनें वो करते हैं। तो ये सब कैसे इस्तेहकाम बख्शेंगे? मुझे भी तो बताएं ना, मुझे भी तो बताएं ना कैसे इस्तेहकाम बख्शेंगे। कि वो अभी पता चला किसी पीसीबी के चेयरमैन पे हो रहा था, उनकी फैक्ट्री सील कर दी। मुझे उस दिन पता चला कि उनकी शुगर मिल है। सारा सेनेट तो बिल्डर से भरा हुआ है, टोबैको माफिया भी उधर है। आज यहाँ बात कर रहे थे टोबैको की, तो मैंने कहा शायद पता नहीं लड़ाई हो गई है उनसे। बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर सब मौजूद है वहां पर, तो फिर कल को यहां पर भी आ जाएंगे। जो करना कर लें, क्योंकि जो भी अगर आप सही करेंगे या गलत करेंगे उसका हिसाब आप लोग खुद आप देंगे। कोई, क्योंकि वो एक जजमेंट डे भी आएगा ना, और वहां पर तो कोई खुफिया वो चीज भी नहीं वो हो सकती, ना कोई सिफारिश कर सकता है, ना रिश्वत चलती है वहां पर। वो आप जाने और आपका काम जाने। लेकिन यहां पर जिस वक्त जो जिंदा है ना, उनको थोड़ा सा जिंदा रहने देते। माँ बाप, जो बूढ़े माँ बाप है ना, वो बच्चों को अपनी बीमारी बताते हुए शर्मिंदा होते हैं कि वो वहां पर शर्मिंदा होते हैं, वो उनको नहीं वो कर सकते कि अपनी बीमारी का बताएं कि वो बच्चा दवाई कहां से लेगा। हम बच्चों से शर्मिंदा होते हैं क्योंकि जाहिर है जो माँ बाप है वो सोचते हैं अच्छा कि बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में डाल दें, तो उस अच्छे स्कूल में जाहिर है बाकी लोगों के बच्चे भी पढ़ते हैं, फिर सवाल करते हैं, माँ बाप शर्मिंदा होते हैं। तो थोड़ा सा जीने का हक दे दें। कुछ भी नहीं मांगते, सिर्फ 3 वक्त की रोटी और ये जो बेसिक जरूरियात हैं वो हैं। हमने तो नहीं कहा कि हुकूमती खर्चों पर आप मुझे भेजें कि और गरीब के 100 खानदानों के पैसों जितना यहां पर दौरे करें, हमने तो नहीं कहा। मैंने तो नहीं वो ये कहते हैं कि हमें आने जाने के लिए टिकट्स दे दें, ना वो पर्क्स मांगते हैं। इस सेनेट में मुझे अभी पता चला कि ये सेनेट में तनख्वाहों के इजाफे की बात हुई है। उनमें से किसी बैठे हुए को जरूरत है कि जो 10 से पता नहीं 30 रुपए किलोमीटर कर दिया और ये कर दिया? किसी को जरूरत है? एक हम बात तो करते हैं यहां पर, हम पुरानी मिसालें भी देते हैं, हम रियासत मदीना की भी बात यहां पर करते रहे हैं। हालांकि ये दौर जो चल रहा है यसरब का दौर चल रहा है, तो उसकी भी बात करते हैं। तो वहां पर तो एक हुक्मरान की तनख्वाह और एक गरीब मजदूर की बराबर होनी चाहिए। यहां पर हम लोग बड़ी बातें सुनी है हमारे, मतलब यहां पर काल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो
उन्होंने ये फरमाया, हजरत अबू बकर उनका कुर्ता खींच लिया। यहाँ पर किसी का कुर्ता खींच सकती हूँ मैं? मुंह ना तोड़ दे मेरा ये। किसी से मैं पूछ लूं सवाल कि मुझे इसका बता दें, वो मुझे जवाब देंगे? ये बजट कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता, खुदा जाने। लोगों की हाल ये है कि इतना ना दबाएं लोगों को। वो स्प्रिंग को जितना दबाएंगे वो इतना ही उछल कर बाहर आएगा। तो मैं आपसे बार बार अब वही बातें वो हो रही हैं, लेकिन मैंने यही आपको कहा था कि शायद ये मेरी कोई आखिरी स्पीच हो। अगर इलेक्शन आप लोगों ने करवा लिए तो, और अगर निगरान सेटअप लंबा ना चला तो, क्योंकि हालात हमारे मुवाफिक नहीं है। लेकिन एक ऐसी बात है कि वो कहा है किसी ने कि साइकिल पर या सियासत में किसी समत भी निकल जाओ, हवा ना मुवाफिक ही रहती है। तो वो हालात तो कभी भी मुवाफिक नहीं रहेंगे। तो मैं बार बार आपसे यही गुजारिश कर रही हूं कि खुदा के लिए आपसी झगड़े छोड़ दें, कोई एक चीज का रिलीफ दे दें कि जो पता चले कि हाँ ये इस अवाम को, या अवाम भी सोचे, या ऐसे वो करके। बिकॉज अब मैं ऐसे में बता रही हूँ कि शायद मेरी कोई 2-3 स्पीचेस काफी वायरल हो गई, तो अभी लोग थोड़ा सा पहचानना शुरू हो गए। तो मुझे जितना भी 2-3 लोग मिले तो उन आंखों में आंसू भर के बोला कि आपने हमारे लिए बात की, आपने हमारे लिए बात की। और मैं सोच रही थी कि अगर सिर्फ बात करने से ये लोग सर आंखों पे बिठा सकते हैं, तो अगर इनके लिए काम कर लिया जाए तो अपनी आवाम तो हमारे ऊपर जान कुर्बान कर दे। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं। तो प्लीज मतलब कुछ कर लें। और मेरे जो साथी पीछे बैठे हैं, वही बात है कि लकीर के फकीर ना